गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके बीच में परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अध्याय लेके आपके बीच हाजिर हूँ। अपन लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंदर जो एटम के बारे में कुछ फंडामेंटल जो जानकारियाँ थी उनको इन्फॉर्मेशन को लिया था अपन ने, और आज जो है वो इस परमाणु की जो संरचना है इस संरचना से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें भी समझेंगे जो न केवल 9th और 10th के बच्चों के लिए बल्कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए काम में आने वाली चीज होगी। तो अपना आज का जो अध्याय टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मित्रों ध्यान दें, जैसा कि हम लोगों ने पहला जो अपना पार्ट था यानी कि इससे पहले जो आपने देखा था पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर अपने परमाणु के बारे में क्या होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। मैं उसका संक्षिप्त में कुछ रिवीजन करवाता हूं कि दुनिया के अंदर किसी भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के या उसकी अपन मूलभूत इकाई के है तो वो कौन होता है? वो होता है परमाणु। अब अपने बात ये समझ में आती है कि परमाणु तो सभी जितने भी पदार्थ है उनकी क्रियात्मक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, लेकिन इस परमाणु के बारे में हमारे तक जो बात पहुंची थी या हमारे तक उस बात को आई थी तो वो सबसे पहले किसने बताया? अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में इस बातों को पूछा जाता है। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कुछ ग्रीक के दार्शनिक भी हुए, कुछ ऐसे इंडियन दार्शनिक भी थे जिन्होंने आज नहीं वो 17वीं 18वीं शताब्दी के पहले की बात है, 500 ईसा पूर्व की बात थी, उस वक्त भी इस परमाणु के बारे में अपने मत रखे थे। मैं उनमें से किसी दो तीनों के नाम लेना चाहूंगा। अपने भारत के, अपने इंडिया के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, और इन महर्षि कणाद ने परमाणु के संबंधित अपना मत रखा था और इन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर किसी भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को अपन छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ते जाओगे तो अंत में आपको एक ऐसा पार्टिकल्स मिलेगा जिस पार्टिकल्स को आप तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि वो पार्टिकल्स जो आपका होता है वो पार्टिकल्स आपका अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, या दूसरा और कहा था कि वो अविनाशी होता है, या अपन सामान्य माने तो अपन समझ सकते हैं जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है, अविनाशी होता है। तो ये अविनाशी था, या इसको अपन कह सकते हैं ये अविभाज्य कण था जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ऐसे एक और अपने इंडिया के जो दार्शनिक हुए जिनका नाम था पपुदा कात्यायन। इन पपुदा कात्यायन ने भी परमाणु के संबंध में बात बताई थी कि बहुत से जो भी अपने पदार्थ होते हैं पदार्थ के अंदर जो एक कण होता है और उस कण को उन्होंने भी परमाणु का नाम दिया। करीबन करीबन महर्षि कणाद की और पपुदा कात्यायन की जो मत थे, जो उनके विचार थे, वो एक दूसरे को मेल खा रहे थे, एक दूसरे की बातें मिल रही थी। लेकिन मित्रों ये सारी जो बातें थी ये सारी बातें आपके केवल मतों पर आधारित थी, केवल विचारों पर आधारित थी, इसका कोई प्रैक्टिकली बेस, प्रैक्टिकली आधार नहीं था। आपने ग्रीक का एक दार्शनिक था ल्यूसिप्स, नाम जरूर सुना होगा, और ल्यूसिप्स ने भी क्या बोला था कि ऐसा एक कण होता है, ऐसा एक पार्टिकल्स होता है जिस पार्टिकल्स को अपन लोग क्या नहीं कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसको एटोमियो शब्द कहा था, और एटोमियो का वहां ग्रीक के अंदर मतलब होता है न काटा जा सकने वाला, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, वो पार्टिकल्स होता है परमाणु। लेकिन मैंने कहा ना मित्रों ये सारे ही महर्षि कणाद की, पपुदा कात्यायन की, ल्यूसिप्स की, डेमोक्रिटस की, ये जो सारी बातें थी वो केवल और केवल मतों पर आधारित थी, केवल और केवल विचारों पर आधारित थी।
लेकिन मित्रों 18वीं शताब्दी के अंदर एक विशेष साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने इस बात को प्रैक्टिकली आधार दिया, प्रैक्टिकली बेस दिया कि वास्तव में कोई ऐसा कण होता है, पार्टिकल्स होता है जो इन सभी पदार्थों के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, तो वो था परमाणु। तो मैं कुछ बातें जॉन डाल्टन के संदर्भ में भी करूंगा। जॉन डाल्टन, ये जॉन डाल्टन जो थे, तो जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु से रिलेटेड अपना पहला प्रायोगिक आधार बताया था। और मित्रों कई बार कंपटीशन के एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है कि सर्वप्रथम परमाणु से संबंधित प्रायोगिक आधार या परमाणु से संदर्भित जो बातें थी वो सर्वप्रथम किसने बताई थी, या परमाणु को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, तो नाम आता है जॉन डाल्टन का। याद रखिएगा जॉन डाल्टन ने क्या बताया था। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है, लेकिन जॉन डाल्टन साहब जो थे उन्होंने इस परमाणु की संरचना या इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इतनी गहनता से तो नहीं बता सके, लेकिन आगे आने वाले जो फ्यूचर टाइम के साइंटिस्ट थे उनके लिए एक प्रैक्टिकली बेस बनाकर तैयार कर दिया। और मित्रों इसके बाद में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन सभी साइंटिस्टों ने इस परमाणु से रिलेटेड अलग अलग मॉडल दिए, अलग अलग प्रतिरूप दिए। मैं उन सभी मॉडल को सीरीज वाइज क्रम वाइज आपके सामने अभी रखूंगा। तो उसमें सबसे पहला जो मॉडल था वो मॉडल था मित्रों थॉमसन का मॉडल। सबसे पहले जे थॉमसन और जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल पेश किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है मित्रों। ये मॉडल्स अधिकतर कई बार पूछे जाते हैं, इन मॉडलों की सीमाएं पूछी जाती है या इनके क्या प्रेक्षण थे या क्या इन मॉडलों के निष्कर्ष थे। अधिकतर बार कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा वो मॉडल है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ध्यान दें, इनको कई बार जे थॉमसन भी लिखा जाता है, तो मित्रों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इनका नाम है जे थॉमसन या जे थॉमसन। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या इनको कहते हैं अपन प्रतिरूप। जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। थॉमसन साहब ने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो परमाणु एक गोलाकार आकृति के रूप में होता है। उसको मैं आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूं, जरा ध्यान देना मित्रों। उन्होंने परमाणु का ही आकार बताया और इसके अंदर क्या बताया कि इसके अंदर जो इसका पूरा भाग है, यानी कि मित्रों ये वाला भाग, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे बना रहा हूं, तो मित्रों इस भाग को उन्होंने क्या बताया, धन आवेशित भाग बताया कि ये जो परमाणु का ये अंदर वाला सारा फैला हुआ भाग है, इस फैले हुए भाग को मित्रों इन्होंने धन आवेशित भाग बताया। धन आवेशित भाग, धन आवेशित भाग। तो परमाणु का जो फैला हुआ भाग उन्होंने क्या बताया, धन आवेशित भाग। और मित्रों इसके अंदर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो इसके अंदर इस तरीके से फैले हुए रहते हैं। मित्रों वो क्या थे, वो थे इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मॉडल्स है, इस मॉडल के अंदर इस पूरे के पूरे एटम के जो स्ट्रक्चर देखने पर अपने को पता चलता है कि इसका ये वाला जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स के अंदर जो फैला हुआ भाग है, वो फैला हुआ भाग क्या है, वो एक धनावेशित भाग है। और मित्रों इसके अंदर जो ये वाले पार्ट्स है, ये वो है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये जो परमाणु प्रतिरूप था, वो परमाणु प्रतिरूप था जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। अब मित्रों ये समझना है अपने को कि ये जो थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप था, इस प्रतिरूप के अंदर बहुत सारी कमियां लगी थी। कमियां ये थी कि इस मॉडल के द्वारा इस बात को साबित नहीं कर सके कि वास्तव में परमाणु की
जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। न्यूट्रॉन के बारे में सही जानकारियां नहीं थी या इसके मॉडल के बारे में वो दूसरे आने वाले अग्रिम जो साइंटिस्ट थे उनको अपने मॉडल के बारे में सही तरीके से जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं हुए। तो मैं इस मॉडल को बहुत ही संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि ये अधिकतर मॉडल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। यहाँ पूछने का तरीका होगा तो मित्रों एक ही होगा कि परमाणु के संरचना से संबंधित सर्वप्रथम मॉडल किसने दिया, तो वो मॉडल आएगा इनका थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप या थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेकिन प्रश्न मित्रों ये आ जाए कि परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो मित्रों ये नाम नहीं आएगा, तो थॉमसन नाम नहीं आएगा। परमाणु की खोज का जो श्रेय जाता है वो मैंने अभी पहले बताया था, वो श्रेय जाता है जॉन डाल्टन को जाएगा। तो इस बात को भी जरा ध्यान देना है। अब मित्रों देखिए इसके अंदर ये तो जो टोटल भाग था वो धन आवेशित भाग था। कैसा भाग था? धन आवेशित भाग। और इस धन आवेशित भाग के अंदर ये कौन था? यहाँ पर या थे आपके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो चार्ज होता है आपका नेगेटिव, और जो बाकी वाला धन आवेशित भाग था वो था पॉजिटिव चार्ज। अब याद करो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था इन आवेशों की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि ये आवेश होते हैं और इनकी एक जो पावर होती है वो एक दूसरे के विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो अभी अपने को समझना है कि यह है इलेक्ट्रॉन और यह है आपका धनावेशित भाग। तो होगा क्या इसमें एक्चुअली देखा जाए तो कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित जो भाग होगा उसको निष्क्रिय कर देगा और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? निष्क्रिय कर देगा। तो ये तो नॉर्मली किसका मॉडल था? थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। अभी जो अपने सामने मॉडल आएगा वो मॉडल आएगा किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो उसको अपन बहुत ही गहराई से समझेंगे। वो इस मॉडल से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। लेकिन मित्रों इसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन ये होगा कि परमाणु का प्रतिरूप या मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था? तो परमाणु का प्रतिरूप या मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। और खास इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि सभी साइंटिस्टों को काम करने के लिए या परमाणु के प्रति अट्रैक्ट किया उन्होंने, प्रैक्टिकली बेस बना कर दे दिया ताकि आने वाले सारे साइंटिस्ट जो थे वो इन मॉडल को आसानी से या परमाणु के बारे में आसानी से अध्ययन कर सके। तो मित्रों दूसरा मॉडल अपन ले रहे हैं, वो मॉडल है अपना रदरफोर्ड। क्या नाम है मित्रों? रदरफोर्ड का श्रवण पत्र। रदरफोर्ड का श्रवण पत्र परमाणु प्रतिरूप। श्रवण पत्र परमाणु प्रतिरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। रदरफोर्ड का श्रवण पत्र, इंपॉर्टेंट वर्ड, परमाणु प्रतिरूप। अब यह ध्यान ही देना है, यहाँ आपके बीच में नाम आया है स्वर्ण पत्र, सोने का पत्र। अब उन्होंने सोने का पत्र ही क्यों लिया और लिया तो उसकी साइज क्या थी? बहुत ही बार इनके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए मित्रों। तो जरा ध्यान दें, मैं इसको सबसे पहले इसकी बेसिक बात करूंगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने परमाणु के अंदर की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें, परमाणु के अंदर या उसकी जो स्ट्रक्चर थी उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि इसके अंदर कौन सा पार्टिकल्स कहां पर स्थित है, इस बात को उनको समझना था। तो इस बात को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली सी पन्नी ली जिसकी जो व्यास था बहुत ही कम था, 100 नैनोमीटर के आसपास का व्यास था करीबन, यानी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक झिल्ली के टाइप का था। और उन्होंने क्या किया, उस सोने की जो पन्नी थी उस पन्नी के ऊपर हीलियम के नाभिक के जो होते हैं अल्फा कण, और उन अल्फा कणों का क्या किया उन्होंने, उस अल्फा कणों को उस सोने की पतली पन्नी थी उस पतली पन्नी के ऊपर उन्होंने बमबारी करवाई। बमबारी करवाने का मतलब बौछार करवाई, और बौछार करवाई तो मित्रों क्या होगा आपको भी पता है
होगा ये कि जो अल्फा कण थे उनका चार्ज अलग था और उसके जो सोने की पतली पन्नी थी उस पन्नी के अंदर जो आपका नाभिक था उस नाभिक का जो चार्ज था वो चार्ज भी एक अलग तरीके का था। जैसे ही अल्फा कणों को उन्होंने उस सोने की पतली पन्नी पर बोसार करवाई तो ऐसी स्थिति में उसका जो न्यूक्लियर था, उसका जो नाभिक था, उस नाभिक के ऊपर अल्फा कण गए तो उस पर जाने की वजह से उसमें अंदर प्रतिकर्षण बल लगा और प्रतिकर्षण बल लगने पर क्या होगा कि वो अल्फा कण अपनी जो पोजीशन थी, अपनी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन से वो या तो इधर मुड़ जाएगा या फिर वो इधर की ओर मुड़ गए। और मुड़ने का मतलब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने समझा कि इस सोने की पतली जो पन्नी है इस पन्नी के अंदर कोई न कोई ऐसा एक जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां से ये कोई पार्टिकल्स जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। और इन बातों से रदरफोर्ड को समझ में आ गया कि अब मुझे कोई न कोई इस परमाणु की स्ट्रक्चर से रिलेटेड नई बात मिलने वाली है। तो उन्होंने कैसा उनका मॉडल बनाया था, उस मॉडल को मैं आपके सामने बना रहा हूं, जरा ध्यान दें। उनका मॉडल था, ये था उसका पार्ट्स इस प्रकार से ये होगा और इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी लगाई थी। इस तरीके से कोई भी पतली पन्नी थी, उस पन्नी को उन्होंने बीच में लगा दिया। अब क्या किया इन्होंने मित्रों इसके ऊपर जो अल्फा कण होते हैं और उस अल्फा कणों की मित्रों इन्होंने बोसार करवाई, इनके ऊपर उसकी टक्कर करवाई और इसके अंदर से भी क्या जाएंगे, अल्फा कण जाएंगे मित्रों। और ये अल्फा कण ऐसे, ये थे आपके अल्फा कण और ये अल्फा कण इसके ऊपर जाएंगे। तो इससे बहुत सारे सैकड़ों अल्फा कण निकले और वो सारे के सारे अल्फा कण यहां से ऐसे जा रहे थे। अब ध्यान देना मित्रों कि इसके अंदर जो अल्फा कण जा रहे हैं वो अल्फा कण काफी अल्फा कण, काफी मतलब बहुत ज्यादा, वो अल्फा कण तो बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधे के सीधे ही निकल गए। और कुछ एक ऐसे अल्फा कण भी थे जिन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ा सा एंगल से मोड़ लिया, माना ऐसे जा रहा था तो थोड़ा सा मोड़ लेके और मुड़ के चले गए। लेकिन मित्रों 20,000 के आसपास के जो अल्फा कण गए थे उनमें से एक अल्फा कण ऐसा प्राप्त हुआ जो अल्फा कण जिस डायरेक्शन से होता हुआ गया था मित्रों उसको 180 डिग्री के एंगल से वापस अपनी पोजीशन की ओर मुड़ गया, यानी कि जिस रास्ते से होकर गया था उसी रास्ते की ओर वो वापस मुड़ गया। अब मित्रों यहां पर अपन खुद को भी एक बात समझ में आती है कि कोई एक पार्टिकल्स जो वापस कैसे मुड़ सकता है। बाकी सारे पार्टिकल्स तो अपनी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन एक पार्टिकल्स ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से वापस मुड़ गया। तो बहुत ही समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, तो ध्यान देना है आपको। तो ये थे आपके अल्फा कण। और मित्रों इन्होंने इनके पीछे क्या लगाया था, इनके पीछे कुछ विशेष बात लगाई थी। अधिकतर कॉम्पिटिशन के एग्जाम में इस बात को भी पूछा गया था कि जो आपके सोने की पतली झिल्ली है इस झिल्ली के पीछे रदरफोर्ड के द्वारा क्या चीज लेपित की गई थी। तो मित्रों याद रखिए वो चीज आपकी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो थी जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड। क्या था मित्रों, जिंक सल्फाइड। बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि रदरफोर्ड के द्वारा जो मॉडल बनाया गया था उस मॉडल के अंदर सोने की जो पतली झिल्ली रखी गई थी उस झिल्ली के पीछे उन्होंने जो एक विशेष पर्दा टाइप लगाया था उस पर कौन से रासायनिक पदार्थ को लेपित किया गया था मित्रों। तो वो पदार्थ था आपका जिंक सल्फाइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी इसके अंदर उन्होंने जिंक सल्फाइड को ही क्यों लगाया, वो तो ऐसे ही इसको रख सकते थे। मित्रों ऐसे ही रखने से कोई होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको जिस बात को जानना था वो बात ये थी कि इसके ऊपर जो अल्फा कण जा रहे हैं और वो अल्फा कण इस परत के ऊपर जाके टकराएंगे, तो टकराएंगे तो क्या होगा, टकराएंगे तो स्फूर्दीप्ति उत्पन्न होगी, यानी कि प्रकाश उत्पन्न होगा, और प्रकाश उत्पन्न होगा तो रदरफोर्ड जी को समझ में आ गया होगा
कि वास्तव में ये अल्फा कण कहीं सीधे निकल रहे हैं। मान लीजिए ये अल्फा कण ऐसा गया, जाने के बाद में यूं मुड़ा तो स्फुरदीप्ति यहाँ पर उत्पन्न हो गई, दूसरा यूं गया और यहाँ मुड़ गया तो उनकी स्फुरदीप्ति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तो ये केवल और केवल किस लिए लगाया गया था? प्रकाश स्फुरदीप्ति पदार्थ है और इससे ये ज्ञात होगा कि अल्फा कण कौन से डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इस बात को उन्होंने समझा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट है, इसको जरा ध्यान देने का प्रयास करें कि ऐसा कौन सा पदार्थ था जो रदरफोर्ड के द्वारा उस जो उसका मॉडल बनाया था उस मॉडल के पीछे लगाया था। तो वो कौन सा पदार्थ था? जिंक सल्फाइड, ZnS। अब मित्रों ध्यान देना है उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त किए, वो प्रेक्षणों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देने का प्रयास करना। तो उनके प्रेक्षण थे, ये है इनके प्रेक्षण में मैं बहुत ही कम बातें लिखूंगा और आपको बोल के समझा दूंगा। प्रेक्षण की पहली बात थी कि अल्फा कण जो थे यानी कि हीलियम के नाभिक, वे अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण जो थे वे अल्फा कण यहां से गुजरते हुए बहुत ही कम एंगल से थोड़े से विचलित होकर वापस आगे की ओर चल पड़े। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे, भाई अधिकतर अल्फा कण जो थे वो तो एकदम सीधे ही निकल गए, उसमें तो किसी प्रकार का कोई भी विचलन नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे थे जो थोड़े से एंगल से विचलित हो गए और फिर चले गए। लेकिन मित्रों जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि 20,000 के आसपास के पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्सों के अंदर से 20,000 में से एक कौन सा कण? अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से, 180 डिग्री के कोण से वापिस मुड़ गया। क्या हो गया? वापिस मुड़ गया। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से निकल के आ रही है कि बहुत से तो पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए या थोड़े बहुत विचलित हुए, लेकिन यहाँ पर 20,000 के आसपास के जो पार्टिकल्स जो जा रहे थे अल्फा कण, उनमें से कोई एक आध अल्फा कण जो था वो 180 डिग्री के एंगल से वापस मुड़कर आ गया। ऐसी स्थिति में रदरफोर्ड को समझ में आ गया कि मामला यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है। और वो गड़बड़ इसलिए था क्योंकि अल्फा कणों का जो चार्ज था वो चार्ज और यहाँ का जो नाभिक था उसका चार्ज दोनों का इक्वल था, दोनों का चार्ज समान था, सजाती चार्ज था। और ऐसी स्थिति के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि जब आवेश सजाती होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर एक बल लगता है और वो बल होता है प्रतिकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर यदि दोनों का चार्ज जो था वो डिफरेंट हो जाता, भिन्न भिन्न हो जाता, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी बल नहीं लगता, वो तो और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो मित्रों ये तो रदरफोर्ड के प्रेक्षण थे, लेकिन इन प्रेक्षणों से रदरफोर्ड जी ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, तो वो निष्कर्ष को भी मैं संक्षिप्त में लिखूंगा। तो निष्कर्ष को या डायग्राम को साफ करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान दें। ये थे रदरफोर्ड के कुछ निष्कर्ष, यानी कि उन्होंने प्रेक्षण किया, प्रैक्टिकल किया, मॉडल बनाया और उस मॉडल के ड्यूरिंग उनको कौन-कौन सी बातें लगी कि वास्तव में ये सही हो सकती है, तो वो थे उनके निष्कर्ष। तो निष्कर्ष पर जरा ध्यान दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बातें बताई, उसमें से एक बात लिखी है और वो बात क्या थी, जरा ध्यान दें कि अल्फा कण जो सोने की पतली झिल्ली लगाई थी, इससे बहुत सारे अल्फा कण जो थे वो सीधे ही निकल गए, किसी प्रकार का कोई विचलन उसमें नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर यानी कि जो परमाणु की संरचना होती है उसका बहुत सारा भाग जो होता है वो खाली होता है, उसमें कोई भी नहीं होता, इसलिए वो पार्टिकल सीधे ही निकल गए। दूसरी बात, तो बहुत सारे कणों में कोई विश्लेषण नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का अत्यधिक भाग, या अपन कह सकते हैं परमाणु का अधिकतर भाग, परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है, परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है। ये निष्कर्ष कैसे निकला मित्रों? ये निष्कर्ष इसलिए निकला कि अल्फा कण बहुत से बिना विचलन हुए सीधे ही वहां से निकल गए थे। अब मित्रों दूसरा निष्कर्ष उनको क्या मिला? दूसरा निष्कर्ष उनको ये मिला कि बहुत से अल्फा कण जो थे वो अल्फा कण कुछ ही थोड़े से एंगल से क्या हो गए, विचलित हो गए। इससे उनको पता चला कि इसके केंद्र में कोई ना कोई ऐसा चार्ज वाला मटेरियल है जिसकी वजह से ये विचलन हो रहा है।
और दूसरी जो खास बात उनको लगी वो बात ये थी कि उसके अंदर जो कुछ पार्टिकल्स थे, यानी कि 20,000 के अंदर से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से मुड़ा था वापिस। तो उनको लगा कि परमाणु के अंदर या परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक के अंदर एक ऐसा स्थान होता है, परमाणु के नाभिक में एक ऐसा स्थान होता है। मित्रों स्थान का मतलब है ये परमाणु के अंदर के जगह की। तो परमाणु के नाभिक में एक ऐसा स्थान होता है जो परमाणु के व्यास की तुलना में, जो परमाणु के व्यास की तुलना में बहुत ही कम होता है। परमाणु का जो व्यास होता है ना उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। आगे मैं आपको इसकी त्रिज्या भी बताऊंगा, परमाणु की भी बताऊंगा, नाभिक की बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दो निष्कर्ष जो थे वो थे रदरफोर्ड के निष्कर्ष, और उन्होंने बताया कि इस परमाणु के नाभिक के अंदर एक जगह ऐसी होगी जो बहुत ही कम व्यास के अंदर छटी हुई होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती है, जिसके कारण ही अल्फा कणों का विचलन होना तय हुआ था। तो अब ध्यान रखना मित्रों, ये तो थे इनके प्रेक्षण और ये था रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष। लेकिन आपको पता है दुनिया का शायद कोई भी बंदा काम क्यों न करे, लेकिन उसके अंदर कोई न कोई कमी जरूर रह जाती है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने जो काम किया था उसके अंदर कुछ कमियां रहेगी। बहुत सी एग्जाम्स ऐसी होती है जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पूछती है, तो अपने को भी यहाँ पर कमी को भी पूरा बहुत करना जरूरी है, और अपन उसको अभी कर रहे हैं। तो वो है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, या उसको बोलते हैं अपन उनकी सीमाएं। तो ये ध्यान देना है। अपन पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल की कुछ, तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। मित्रों बहुत बार इसको सीमाएं भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमियां को या ये अपन कहने का मतलब सीमाएं बोलो एक ही बात होती है। अब ध्यान दें कि जो बातें इन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं की वो बातें मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। एक तो बात थी कि उन्होंने इन परमाणु जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जो उन्होंने बात है वो अच्छी तरीके से नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर के अंदर वो कहां पर उपस्थित होते हैं। और दूसरी खास जो बात उन्होंने ये नहीं बताई थी कि वास्तव में जो आपका परमाणु जो होता है इसके अंदर प्रोटॉनों की स्थितियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है, ऐसी बहुत सारी इनकी जो कुछ कमियां थी वो कमियां वो बता नहीं पाए थे। मित्रों समय काफी हो चुका है, तो हम इन रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां और इनके द्वारा जो अग्रिम आने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके लिए उनकी क्या प्रेरणाएं रही, ये सारी बातें और कुछ जो फैक्चुअल नॉलेज होगा उसको भी हम आपके लिए अगली कक्षा के अंदर लेकर हाजिर होंगे। सभी मित्र दर्शक आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं या 9th 10th या जो भी बच्चे पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थी है उन तक ये सारा या वे सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।